हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है और आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोयले के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोयले के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में वो चर्चा करने वाले हैं? तो पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिख देते हैं पेट्रोलियम। ठीक है मेरे भाई, पेट्रोलियम। आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सब कोई जुड़ जाइए फटाफट और देखते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें सर पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम को भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन ही कहा जाता है। यह भी क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन ही होता है, जो आधुनिक युग में ये मतलब कह सकते हो कि आप उद्योगों का कच्चा माल भी है और इसके बगैर कोई भी राष्ट्र जो है ना वो उन्नति नहीं कर सकता या फिर वो अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता या फिर कायम नहीं रख सकता है। ये पेट्रोलियम इतना आज जो है ना इसका भूमिका जो है ना इतना अहम हो गया है, किसी भी राष्ट्र के विकास में इसकी भूमिका अहम हो गई है। किसकी? पेट्रोलियम की। ठीक है मेरे भाई, ये पेट्रोलियम जो होता है ना, ये शक्ति के स्रोत के साथ साथ उद्योगों का कच्चा माल भी है। क्या होता है ये शक्ति के साथ साथ यानी ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ क्या होता है? ये उद्योगों का कच्चा माल भी होता है। कौन बाबू? कौन कौन? तो अपना पेट्रोलियम। कौन होता है? अपना पेट्रोलियम होता है। बात क्लियर? कौन कच्चा माल है? तो अपना पेट्रोलियम जो है वो कच्चा माल है। बात क्लियर ना? चलिए, अब अगर बात कर ले बाबू, पेट्रोलियम से केवल मतलब डीजल पेट्रोल वगैरह केवल यही नहीं बनते, उससे अन्य पदार्थ भी बनते हैं। तो उससे क्या क्या बनते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। किताब आपके हाथ में होना चाहिए, किताब आपके हाथ में होना चाहिए। तो इससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं सर जी पेट्रोलियम से? तो पेट्रोलियम से बनने वाली जो वस्तुएं होती है वो होती है इसमें गैसोलीन, एक प्रकार का पेट्रोल ही होता है ये, डीजल, और क्या हो सकता है? किरासन तेल, और क्या हो सकता है वो? स्नेहक जिसको ग्रीज कहते हैं, उसके बाद से कह सकते हो कीटनाशक, दवाएं भी इससे बनती है पेट्रोलियम से। और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? दवाएं बनती हैं, पेट्रोल बनता है, ठीक है, और क्या बनता है? साबुन बनता है, वैसलीन वगैरह आपने नाम तो सुना ही होगा, कृत्रिम रेशा वगैरह जो भी होता है इत्यादि यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी सारी चीज़ें जो है वो किससे बनती है? अपने पेट्रोलियम से बनती है। किससे बनती है बाबू? अपने पेट्रोलियम से बनती है इतनी सारी चीज़ें। गैसोलीन, ये गैसोलीन है बाबू, गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन इत्यादि, इस वैसलीन वगैरह ये सब क्या होता है? ये सब पेट्रोलियम ही होते हैं। क्या होते हैं हमारे भाई? ये सब पेट्रोलियम ही होता है, इसी से बनता है। किससे? पेट्रोलियम से ही बनता है ये सब चीज़, है ना। यानी पेट्रोलियम से ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनती हैं। बात क्लियर मेरे भाई? अब अगर बात करें हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पेट्रोलियम का भंडारण कितना है? पेट्रोलियम का भंडारण कितना है? तो पेट्रोलियम की भंडारण की बात करें बाबू, तो पेट्रोलियम का भंडारण अभी अपने पास कितना है बाबू मेरे? तो यहाँ पर देख लीजिए, अपने पास अभी 17 अरब टन है। कितना है बाबू? तो इसका भंडार जो है अभी अपने पास कितना है? 17 अरब टन है। कितना है? 17 अरब टन है। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जो क्या है भाई, भारत जो है ना विश्व का मात्र 1% जो है ना वो क्या करता है? पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। उत्पादन कितना करता है? विश्व का 1% बाबू मेरे, विश्व का मात्र 1% जो है ना भारत जो है वो उत्पादन करता है। किसका? पेट्रोलियम का। पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका मात्र 1% जो है ना उत्पादन करता है। कौन? तो भारत। किसका बाबू? पेट्रोलियम का। ठीक है, अब देखा जाए सबसे पहले अगर बात करें तो प्रथम बार जो है 1866 में, याद रखिएगा इसको बाबू, प्रथम बार 1866 में बाबू प्रथम बार
कब? 1866 में, याद रखिएगा। 1866 ईस्वी में कहाँ बाबू? तो असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। ये 1800 प्रथम बार 1886 ईस्वी में ऊपरी घाटी में बात करें अगर ऊपरी असम घाटी में, ठीक है, ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे, खोदे गए। ये पहली बार कहाँ खोदा गया था? तो असम घाटी में तेल के कुएं जो है वो खोदे गए थे, ऊपरी असम घाटी में। इसको आप याद रखिएगा। कब खोदे गए थे बाबू? तो ये ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं जो है वो खोदे गए थे। कब? 1866 में। ये जरूरी है, सन जरूरी है कि प्रथम बार तेल के कुएं कहाँ खोदे गए? 1866 में खोदे गए। उसके बाद से 1890 में डिगबोई में, उसके बाद से 1890 में कहाँ मिले बाबू मेरे? डिगबोई। उसके बाद से आगे अगर बढ़े तो 1959 में बाबू मेरे कहाँ? 1900 खंभात की बात हो रही है, इसमें तेल खोजे गए। उसके बाद से 1975 की बात करें तो 1975 में मुंबई हाई, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, आगे मिलेगा ये सब, ठीक है ना, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले 1866 में कहाँ? असम की घाटी में। 1890 में कहाँ मिला? तो डिगबोई में। और 1959 में खंभात में। 1975 में मुंबई हाई। तो आपको ये चीज़ जो है ना, ये डाटा आपको याद रखने वाली बात है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये याद रखना है। बात क्लियर मेरे भाई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं भाई कि इसका वितरण देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे। सबसे पहले इसमें देखा जाए उत्तरी पूर्वी प्रदेश। सबसे पहले अगर बात करें बाबू उत्तरी पूर्वी प्रदेश की, तो देखना जरा ध्यान से, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ये सब याद रखना बाबू आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, हालांकि है तो सब, है ना महत्वपूर्ण है तो सब। सबसे पहले बात करें उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, इसमें आ जाएगा आपका असम घाटी। इसमें क्या आ जाएगा? असम घाटी आ जाएगा, जिसमें डिगबोई आ जाएगा, नहरकटिया आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इस जगह आपको पेट्रोलियम का क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू मेरे इसमें कौन सा आ जाएगा? ऊपरी असम घाटी आ जाएगा, ठीक ना। ऊपरी असम घाटी इसमें आ जाएगा उत्तरी पूर्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपरी असम घाटी, ओके मेरे भाई। उसके बाद से क्या आ जाएगा? इसमें डिगबोई आ जाएगा। ये वितरण है, ये पेट्रोलियम का वितरण है, यानी इस जगह आपको प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम, यहाँ से मिलते हैं। ये अपना डिगबोई हो गया। उसके बाद से कहा जाए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर नागालैंड हो गया इत्यादि। नागालैंड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि जो है ना, ठीक है। लेकिन इन सब क्षेत्रों के जो महत्वपूर्ण उत्पादक हैं बाबू मेरे, वो डिगबोई है, नहरकटिया है, मोरान है और रुद्रसागर है। तो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक अगर क्षेत्र की बात करें, महत्वपूर्ण की, है ना, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपका आ जाएगा डिगबोई। ये हालांकि है तो सब, ये तो है तो सब, तो डिगबोई आ जाएगा, नहरकटिया आ जाएगा, नहरकटिया, ये सब महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद से नहरकटिया के साथ साथ मोरान आ जाएगा, मोरान। उसके बाद से क्या आ जाएगा यहाँ पर? रुद्रसागर, ठीक है। ये सब उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पड़ते हैं बाबू। ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का जो है ना वितरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऊपरी असम घाटी, डिगबोई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कुछ इसमें जो है ना महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है जहाँ से उत्पादन जो है ना अच्छे स्तर पे होता है, वो हो जाएगा डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर जैसे क्षेत्र जो है ना, ये पेट्रोलियम के वितरण का क्षेत्र होता है। उसके बाद से गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो गुजरात में बाबू देख लो आप, गुजरात में सबसे पहले बात करें तो इसमें अंकलेश्वर, क्या जाता है वो? अंकलेश्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए अंकलेश्वर,
ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए कलोल, उसके बाद से देखा जाए तो कलोल, उसके बाद से बाबू मेरे और देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा नौगांव, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? नौगांव। तो ये हो जाता है अपना गुजरात। क्या हो जाता है वो यहाँ पर? ये गुजरात। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा कि यह जो है ना ये खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत होता है। गुजरात क्षेत्र जो है ये गुजरात क्षेत्र की बात कर रहे हो अब हम लोग ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कहाँ सर जी? खंबात बेसिन, है ना। खंबात के बेसिन से लेकर कहाँ तक सर जी? से लेकर गुजरात के मैदान, कहाँ तक? तो गुजरात के मैदान तक, मैदान तक विस्तृत है। और उसी के अंतर्गत जो है ना ये सभी क्षेत्र जो है वो आ जाते हैं। ओके मेरे भाई, पहली बार यहाँ पर तेल का पता चला था कब? 1958 में। यहाँ पर 1958 में पहली बार जो है ना तेल का पता चला था। कहाँ पर? तो गुजरात क्षेत्र में पहली बार तेल का पता चला था। कब बाबू मेरे? तो 1958 में यहाँ पर तेल का पता चला था कि यहाँ पर तेल भी है, यहाँ पर तेल भी है। तो इसको आपको याद रखना है बाबू मेरे, ठीक है ना। तो ये 1958 में यहाँ पर पहली बार पता चला था कि यहाँ पर तेल भी है, ठीक है। उसके बाद से जो है मुंबई हाई आ जाता है। तो मुंबई हाई में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई हाई जो है ना तट से, मुंबई तट से 176 किलोमीटर तक अरब सागर में स्थित है। कौन? मुंबई हाई। तो अब बात कर लेते हैं बाबू मेरे मुंबई हाई की। हमने देख लिया उत्तरी पूर्वी प्रदेश देखा। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में सबसे पहले आपका क्या मिल गया था? वो असम घाटी मिल गया था, ऊपरी असम घाटी। उसके बाद इसमें देखा जाए तो डिगबोई था, नहरकटिया था ऊपरी असम घाटी में। उसका से अरुणाचल प्रदेश हो गया था, इसमें नागालैंड हो गया था। ये सारे क्षेत्र जो है ना ये अपने पेट्रोलियम के वितरण का क्षेत्र था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुंबई हाई की बात कर लेते हैं। तो मुंबई हाई में थोड़ा सा समझने की चीज़ है, समझिएगा, ठीक है ना। तो मुंबई हाई की अगर बात करें बाबू तो यह मुंबई क्षेत्र से बाबू यानी मुंबई के तट से मुंबई हाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई तट है ना, मुंबई तट से कितना किलोमीटर के दूर? तो 176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये 176 किलोमीटर तक अरब सागर में ये स्थित है। किस में? 176 यानी मुंबई तट से 176 किलोमीटर है ना, किस में? तो अरब सागर में। कहाँ बाबू? अरब सागर में। क्या है ये अरब सागर में जो है ना ये स्थित है। कौन? अपना मुंबई हाई। यहाँ पर समुद्र सम्राट कहा जाए, यहाँ पर सागर सम्राट, यहाँ समुद्र में ही क्या सागर सम्राट नामक जो है ना एक मंच का निर्माण किया गया है। यहीं पर एक सागर सम्राट नामक मंच का निर्माण किया गया। सागर सम्राट आपसे पूछा जाता है ये सागर सम्राट। तो क्या है सर जी? यह एक मंच बनाया गया जो एक जलयान है। क्या होता है बाबू ये? यह एक जलयान है। क्या है ये जलयान है, यानी जल में चलने वाला यान है बाबू। यह एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? यह जलयान है। कौन? सागर सम्राट। सागर सम्राट नामक एक मंच है बाबू ये। सबसे पहले तो यह एक मंच है और मंच के रूप में क्या है? ये जलयान है, ठीक है मेरे भाई। क्या है? ये जलयान है। और जलयान के साथ साथ अब इसका काम क्या होता है? तो ये करता है, ये कुएं खोदने का काम करता है। पानी के भीतर क्या करता है? ये कुएं खोदने का काम करता है। तो पानी के भीतर क्या करता है? तो कुएं खोदने का, यानी तेल के कुएं खोदने, पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का काम करता है। तेल के कुएं खोदने का काम करता है। ओके, कुएं खोदने का काम। ओके मेरे भाई। तो ये सागर सम्राट क्या है बाबू मेरे? तो ये सागर सम्राट किस में बना है? तो अरब सागर में बना है ना। ये समुद्र के भीतर बना है। ये सागर सम्राट नामक एक मंच बना है जो क्या बाबू? यह एक जलयान है जो पानी में तैरता है, पानी में चलता है। और इसका काम क्या होता है? पानी के भीतर कुएं खोदना। इसका काम क्या होता है? पानी के भीतर कुएं खोदना। अब कह रहे हैं यहाँ पर 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान लगाया गया है। कहाँ मेरे भाई? कहाँ? तो मुंबई हाई में। कहाँ बाबू मेरे? मुंबई हाई में। तो इसमें बाबू मेरे कितने टन का? तो 80 टन है ना, 80 करोड़ टन, 80 करोड़ टन का जो है ना यहाँ पर भंडारण का पता लगाया गया, अनुमान लगाया गया।
और यहाँ का कच्चा तेल जो है ना वो पाइप द्वारा स्थल तक पहुँचाकर परिष्कृत किया जाता है। पुरस्कृत नहीं कर रहा, परिष्कृत यानी उसको बाहर निकालना। कच्चा तेल से ना शुद्ध तेल की प्राप्ति है ना, तो उसको यहाँ से जो है ना कच्चा तेल निकाला जाता है और स्थल पे पहुँचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। और पाइपलाइन के द्वारा पहुँचा करके क्या किया जाता है, वहाँ से उससे जो है ना अपना अलग अलग प्रकार की जो भी पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें, जैसे अपना डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, है ना, गैसोलीन हो जाएगा, इस प्रकार की जो चीज़ें जो है ना वो निकाला जाता है। ओके, तो ये जो है ना ये कहाँ हम देख रहे हैं, मुंबई हाई में देख रहे हैं। और मुंबई हाई में कितने का भंडारण का अनुमान, 80 करोड़ टन का। और यहाँ से पाइप द्वारा स्थल पे पहुँचाकर वहाँ से पेट्रोलियम यानी वहाँ से तेल जो है ना वो प्रस्तुत किया जाता है। उसका से देखा जाए मेरे भाई 2004-05 में 22,424,000 टन तेल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 66% था। यहाँ पर देखिए 2005 यानी कह सकते हो आप 2004-05 में कहाँ लिखे बाबू, यहीं पर लिख देते हैं। 2004-05 में बाबू कितना तेल वहाँ से निकाला गया था, तो 22,424,000 टन, इतना तेल जो निकाला गया था, 22,424,000 टन जो है ना वो तेल निकाला गया था यहाँ से, जो कुल उत्पादन का, यानी भारत में जितना उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट था, 66% था। कितना परसेंट था बाबू मेरे, 66% था। तो हमने यहाँ पर देखा मुंबई हाई, और मुंबई हाई में हम लोगों ने देखा बाबू मेरे कि मुंबई हाई क्या है सर जी, तो यानी मुंबई तट से 176 किलोमीटर की दूरी जो है ना, कहाँ, ये अरब सागर के बीच में है ना, ये मुंबई हाई जो है वो स्थित है। इसके बीच में बना है एक सागर सम्राट। क्या बना है सर जी, सागर सम्राट नामक एक मंच बना है, जो जलयान है। क्या है, जो जलयान है, और जिसके माध्यम से क्या होता है, पानी के भीतर तेल के कुएं खोदे जाते हैं, और तेल के कुएं खोद कर वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ से तेल निकालकर स्थल पर पहुँचाया जाता है, स्थल पर, और स्थल पर पहुँचा करके उसका परिष्करण होता है और वहाँ से तेल की प्राप्ति होती है हमें। ठीक है, और मुंबई हाई में हम लोग को ये अनुमान लगाया गया भाई वहाँ पर कि 80 करोड़ टन जो है वहाँ पर तेल है, जिसमें से 2004-05 में देखा है तो 2004-05 में 22,424,000 टन जो है वहाँ से तेल जो है वो निकाला गया था, जो भारत के कुल उत्पादन का कितना था, 66% था। भारत के कुल उत्पादन का कितना था वो, 66% था। बात क्लियर। अब आता हूँ पूर्वी तट प्रदेश। अब आता है यहाँ पर पूर्वी तट प्रदेश। हमने सबसे पहले देखा हमने उत्तर पूर्वी प्रदेश। इसमें हमने देखा भाई यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो असम घाटी यानी ऊपरी असम घाटी देखा, तो उसमें अपना डिगबोई और नरकटिया था। उसके बाद से आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश था, और क्या था, नागालैंड था। जिसमें हम लोगों ने देखा था वो यहाँ पर कि उसमें कुछ मुख्य उत्पादक थे, तो मुख्य उत्पादक में हम लोगों ने देखा था डिगबोई को, नहरकटिया को, मेरान को, और उसके बाद से देखा था हम लोगों ने रुद्र सागर को इत्यादि। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा गुजरात में अंकलेश्वर था, उसके बाद से कलोल था, नौगांव था। तो गुजरात में सबसे पहले 1958 में तेल देखा गया था, वहाँ पर तेल की खोज हुई थी, तेल का पता लगा था। जो कहाँ स्थित है वो खंबात का बेसिन और गुजरात का मैदान तक, ये जो है ना ये गुजरात वाला मामला जो है ये अपना ये विस्तृत है। ठीक है, तो गुजरात के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी मुंबई हाई के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखने जा रहे हैं हम लोग पूर्वी तट प्रदेश के बारे में। हम लोग अब जो है ना चर्चा करने वाले हैं पूर्वी तट प्रदेश के बारे में, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर पूर्वी तट प्रदेश। ये पूर्वी तट प्रदेश जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन तक ये फैला हुआ है। सीधी सीधी सी बात लिख दीजिए ना, तो ये फैला हुआ कृष्णा गोदावरी, और किसके बाबू, तो और फैला कावेरी है ना, कावेरी नदियों के बेसिन तक फैला हुआ है,
ओके मेरे भाई, बात क्लियर। तो यहाँ तक ये फैला हुआ अपना उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उसके बाद से बाड़मेर बेसिन की बात कर लें। उसके बाद से आता है वो कौन, बाड़मेर बेसिन, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें है बाबू कौन कौन से क्षेत्र इसमें है, इसमें है नारीमनम और है कोविलपल, कावेरी प्रदेश का मुख्य तेल क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र है सर जी तेल क्षेत्र। इसका प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें बाबू मेरे, तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो है ना वो है अपना कौन, नारीनमन, ठीक है, सॉरी नारीमनम है, ठीक है। और कौन है बाबू मेरे, और नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन याद रखिएगा, कोविलपल, ठीक है ना। ये प्रमुख क्षेत्र है, ये कावेरी के बाबू मेरे ये प्रमुख क्षेत्र है। कौन, अपना नारीमनम और कोविलपल, ठीक है ना। ये अपना जो है ना ये प्रमुख तेल क्षेत्र है। किसमें सर जी, तो हमने देखा किसमें, पूर्वी तट प्रदेश में। हमने देखा पूर्वी तट प्रदेश में। तो कहाँ तक विस्तृत है, कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियों के बेसिन तक फैला हुआ है, जिसका प्रमुख तेल क्षेत्र कौन है, नारीमनम है और कोविलपल है। यानी इस क्षेत्र से जो है ना प्रमुख, यानी यहाँ से तेल जो है ना वो प्राप्त होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अब उसके बाद करा कि बाड़मेर बेसिन, उसके बाद इसमें आता है बाबू कौन, बाड़मेर बेसिन। तो यहाँ पर लिखिए बाड़मेर, ओके, बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर बेसिन बाबू है ना, ये बाड़मेर बेसिन है। बाड़मेर बेसिन, इसमें क्या हो, तो इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये बाबू आपको मिलेगा कहाँ, राजस्थान में। इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजस्थान की बात है। कौन सा क्षेत्र बाबू इसका, राजस्थान है। बात क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिन में कब शुरू किया गया था तेल उत्पादन, इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र में से, है ना। इसका एक तेल क्षेत्र है मंगला, है ना। इसका तेल क्षेत्र बाबू है एक मंगला, ठीक है ना। तो मंगला तेल क्षेत्र बाबू यहाँ पर है इसका। तो इसमें उत्पादन शुरू हुआ था कब, तो 2000 सितंबर 2009 में, है ना। कब हुआ था, सितंबर 2009 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ था। ओके, कहाँ बाबू, तो मंगला जो है ना ये राजस्थान के, और ये तो हालांकि बाड़मेर बेसिन जो है ना वो राजस्थान में। बात क्लियर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाबू अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मंगला तेल क्षेत्र है, यहाँ पर एक मंगला तेल क्षेत्र है, जहाँ पर सितंबर 2009 में उत्पादन जो है वो शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, सितंबर 2009 में, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रति लीटर जो है, प्रतिदिन जो है यहाँ पर कितना, 56,000 बैरल जो तेल का उत्पादन अभी हो रहा है ना, प्रतिदिन। यहाँ पे का 56,000 बैरल 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है प्रत्येक दिन, ठीक है। कितना, 56,000 बैरल जो है ना प्रतिदिन तेल का उत्पादन अभी यहाँ पर हो रहा है। जो यहाँ पर देखिए 2012 तक यह तेल क्षेत्र भारत का 20% जो है ना, 2012 तक ये कितना प्रतिशत तेल का उत्पादन करता था, 20%, है ना। कितना, भारत का 20%। बात समझ सकते हो, बात आप समझ सकते हो भाई कि तेल का कितना उत्पादन करता है 2012 तक, तो 20% तेल का ये उत्पादन करता था। आप समझिएगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसका, उत्तरी पूर्वी प्रदेश हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। इसमें हम लोगों ने देखा भाई ये क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था, तो ये क्षेत्र आपका विस्तृत था बाबू मेरे असम, ऊपरी असम घाटी, ठीक है। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि जो है ना इसका विशाल तेल का जो है ना भंडार क्षेत्र है। अब देखा जाए अगर तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह भी थे जहाँ से तेल का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो उसमें महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो था वो डिगबोई था, नरकटिया था, मुरान था और रुद्र सागर था। आप इसको याद रखिएगा, कौन था बाबू मेरे, रुद्र सागर था। उसके बाद से गुजरात क्षेत्र की बात कर ले, तो गुजरात क्षेत्र में सर जी ये कहाँ तक ये विस्तृत है, तो गुजरात क्षेत्र जो है भैया मेरे ये अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोशांबा, मेहसाना आदि क्षेत्रों में ये विस्तृत है।
जो कहाँ जो सर ये तो विस्तृत है इस क्षेत्रों में, लेकिन स्थित कहाँ है बाबू मेरे, तो ये खंबात ये तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्षेत्र में जो है ना ये स्थित है, ठीक है मेरे भाई, ये तो उत्पादक क्षेत्र हो गया इसके। लेकिन सर जी ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो ये विस्तृत है सर जी खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान तक ही अपना विस्तृत है, ठीक है ना, गुजरात के मैदान तक विस्तृत है। उसके बाद से अगर आगे देखें हम लोग मुंबई हाई की बात करें, तो ये मुंबई के समुद्र तट से कितना दूर, 176 किलोमीटर की दूर जो है ना अरब सागर में ये स्थित है, जहाँ पर सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया था, जो एक जलयान है, जिसका काम क्या होता है, पानी के अंदर कुएं खोदना, यानी तेल के कुएं खोदना। जब ये तेल का कुआं खोद देता तो वहाँ से तेल जो है ना पाइपलाइन के माध्यम से स्थल तक लेके आया था और परिष्कृत किया जाता है, ठीक है। अब यही बताया गया है भाई यहाँ पर मुंबई हाई में, ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1975 में यहाँ पर तेल जो है ना खोजने का कार्य शुरू हुआ था। कहाँ, मुंबई हाई में 1975 में, शायद मैंने बोला भी है, आपने लिखा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू 2004-05 में कितना तेल निकाला गया था यहाँ पर, 22,424,000 टन, 22,424,000 टन जो है ना यहाँ से तेल जो है ना वो निकाला गया था, यानी इसका उत्पादन हुआ था, जो पूरे देश का कितना उत्पादन का, पूरे देश के उत्पादन का कितना 66% था। और यहाँ पर भंडारण कुल कितना है, तो 80 करोड़ टन जो है ना तेल का भंडारण का यहाँ पर अनुमान लगाया गया, किसमें, मुंबई हाई में। पूर्वी तट में बाबू ये क्या फैला हुआ है, तो कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तक ये फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए बाबू मेरे बाड़मेर बेसिन, तो बाड़मेर बेसिन के बारे में मैंने बताया आपको, ये तो राजस्थान में है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा गया था बाबू मेरे कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, सितंबर 2009 में। इसका एक क्षेत्र है, इस बेसिन का एक क्षेत्र है बाबू मेरे मंगला तेल क्षेत्र, जहाँ पर सितंबर 2009 में उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ था। कहाँ पर, बाड़मेर में। उसके बाद से देखा तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है वो 56,000 बैरल जो है ना तेल का यहाँ पर उत्पादन होता है, जो 2012 तक जो है ना यह क्षेत्र भारत के कुल उत्पादन का कितना 20% जो है ना पेट्रोलियम का उत्पादन करता था। कितना, 20% पेट्रोलियम का उत्पादन ये करता था, कौन, बाड़मेर बेसिन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे, जरा ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को, ओके। देखिए अब बाबू हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा परिष्करण, थोड़ा सा पढ़ा तेल का परिष्करण कैसे होता है, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से बाबू मेरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है आपको, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा, है कि नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा सब कोई। अब आ रहा हूँ यहाँ पर तेल परिष्करण, ये कैसे होता है वो, तो इसमें सबसे पहले होता है कुएं से जो तेल निकाला गया था वो अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है। सीधी सी बात है बाबू, क्या होता है, वो अपरिष्कृत होता है और अशुद्ध होता है। तो उसको उपयोग करने से पहले उसका तेल शोधक कारखाने में उसको भेज दिया जाता है कि क्या हो, वहाँ पर इसका परिष्करण हो और यहाँ से शुद्ध तेल की हमें प्राप्ति हो। इसका क्या हो बाबू, इसका परिष्करण हो और वहाँ से शुद्ध तेल की प्राप्ति हो, तो इसको कारखाने में भेज दिया जाता है। और उसके बाद से वहाँ पर डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक पदार्थ और अन्य वस्तुएं जो है ना वहाँ से प्राप्त होती है, उस पेट्रोलियम से जो हमें कुएं से मिला है, जो हमें तेल के कुएं से प्राप्त हुआ है। तो उससे क्या मिलता है वो हमें, उससे परिष्करण के बाद जो है ना हमें मिलता है डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक जिसको ग्रीज वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, और अन्य कई प्रकार की वस्तुएं जिसको हमने पहले लिखाया था, वो सभी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। 1901 में भारत का असम तेल शोधक ये प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ, ये जरूरी है, 1901 में, ठीक है ना। यहां पर हुआ प्रथम तेल शोधक कारखाना, प्रथम तेल शोधक, है ना, प्रथम तेल शोधक कारखाना, ये जरूरी है, याद रखिएगा। कारखाना असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में स्थापित हुआ। ये याद रखिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 1954 ईस्वी में दूसरी परिष्करण जो है ना मुंबई में स्थापित हुई, 1954 में, है ना। यहाँ पर सर जी दूसरी जो है ना 1954 में दूसरी जो है यहाँ पर परिष्करण शाला,
परिष्करण शाला जो है यहाँ पर स्थापित हुई, मुंबई में स्थापित। कहाँ स्थापित हुई सर जी? मुंबई, मुंबई में स्थापित हुई। ओके। अब इस प्रकार से इसके बाद तेल शोधक ने भारत में काफ़ी विकास किया और आज जो है ना टोटल भारत में कितने 18 जो है ना, आज भारत में कितने 18 तेल परिष्करण केंद्र है। भारत में कितने बाबू? तो 18 तेल परिष्करण केंद्र है। आप इसको याद रखिएगा, परिष्करण केंद्र भारत में है, भारत में है, इसको याद रखिएगा। 1901 में सबसे पहले प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना कहाँ खोला गया था? असम के डिगबोई में। उसका से 1954 में दूसरी परिष्करण जो है ना मुंबई में स्थापित हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है ना वो स्थापित होते गए और देखा गया तो ये अभी तक जो है ना 18 तेल परिष्करण केंद्र जो है भारत में स्थापित है। ओके मेरे भाई, तो भारत में कितने तेल परिष्करण केंद्र जो है ना स्थापित है? तो अभी तक जो है ना 18 तेल परिष्करण केंद्र जो है ना अभी भारत में स्थापित है। अभी कितने स्थापित है बाबू मेरे? तो भारत में अभी स्थापित है टोटल 18। कितने हैं? 18 जो है ना परिष्करण केंद्र जो है ना अभी भारत में स्थापित है। ठीक है, अब चलिए बाबू मेरे यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आज जो है ना प्राकृतिक गैस भी जो है ना ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने लगा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है ना, ये बड़े पैमाने पर जो है ना प्राकृतिक गैस जो है वो इसका इस्तेमाल जो है ना वो हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए इसको तो इसमें मशीन चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ियों में, इन सब में जो है ना प्राकृतिक गैस का जो है ना वो उपयोग हो रहा है। किसमें बाबू? तो मशीन चलाने में हो रहा है, विद्युत उत्पादन में हो रहा है, खाना बनाने में हो रहा है, मोटर चलाने में यानी गाड़ी चलाने में हो रहा है। तो इन सब में बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने प्राकृतिक गैस का जो है ना ये उपयोग हो रहा है। लेकिन भंडारण देखा जाए अपने देश में तो भारत में अनुमानतः देखा जाए अगर अनुमान के अनुसार तो 700 अरब घन मीटर जो है ना, 700 अरब घन मीटर जो है ना प्राकृतिक गैस का जो है वो भंडार है। प्राकृतिक गैस किसका भंडार बाबू? प्राकृतिक गैस का भंडारण। इसका देखा जाए बाबू मेरे तो भंडार अगर देखा जाए तो भंडार कितना है? तो 700, कितना वो? 700 अरब घन मीटर। कितना हो? 700 अरब घन मीटर जो है यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक गैस का भंडार है भारत में, अनुमान लगाया गया है। उत्पादन 2004-05 में कितना हुआ था? तो 3082। उत्पादन देखा जाए तो ये 3000 जो है ना 82 करोड़ घन मीटर हुआ था, घन मीटर। कब सर जी? तो 2004-05 में, ये 2004-05 की बात है। तो आपने देखा सर जी यहाँ पर 2004-05 की बात कर तो 700 अरब जो है ना अभी तो अनुमान तो अपने पास कितना भंडारण है? तो 700 अरब घन मीटर है और वर्ष 84-85 में कुल उत्पादन 723 करोड़ घन मीटर हुआ था, है ना। 2004-05 में हो गया था 3082 करोड़ घन मीटर हो गया था। ठीक है ना, तो प्राकृतिक गैस जो है ना 84-85 में हुआ था वो कितना इसका उत्पादन यहाँ पर देखा जाए तो 84-85 में हुआ था वो 723 करोड़ घन मीटर हुआ था। कब हुआ था सर जी? तो ये 84-85 में हुआ था, 1984 और ये 85। ठीक है ना, तो 84-85 में वो इतना जो है ना ये उत्पादन हुआ था। ठीक है, उसके बाद से देख लीजिए ये 723 करोड़ घन मीटर और यहाँ पर 3000 सीधे हो गया था। देखिए कितना गुना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा हो गया था। तो आप समझ सकते हो चीज़ों को भाई कि इसका उत्पादन और इसका यूज जो है ना कितना बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसका से देखा जाए बाबू मेरे तो पेट्रोलियम तो अपना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं। प्राकृतिक गैस जो है ना वो पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र से ही मिलते हैं। तो 1984 में प्राकृतिक गैस का गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं कब विपणन हेतु किया गया था। कब सर जी? तो 1984 में। किसकी स्थापना की गई थी? तो प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना।
तो 1984 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर लिख लीजिए सर जी, 1984 में क्या हुआ था, तो 1984 में बाबू मेरे हुआ था यहाँ पर प्राकृतिक ठीक है गैस प्राधिकरण की स्थापना, गैस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी यहाँ पर। ओके, और इस स्थापना में बाबू हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसमें परिवहन, वितरण और इसका विपणन हेतु जो है ना इसका काम जो है ना वो किया था। अब इसमें करा कि जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब इसके द्वारा, इस प्राधिकरण के द्वारा जो है ना अभी कितने किलोमीटर की पाइपलाइन के द्वारा जो है ना उपभोक्ताओं को पूर्ति करता है प्राकृतिक गैस का, तो 5340 किलोमीटर जो है ना ये जो है ना पाइपलाइन बिछा हुआ है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाया जाता है, जिसके माध्यम से ये प्राकृतिक गैस जो उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। बात क्लियर मेरे भाई, इतने किलोमीटर तक जो है ना ये पहुंचाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देश के पश्चिम एवं उत्तरी भारत में औद्योगिक केंद्रों को जोड़ती है ना। इसमें अगर देखा जाए बाबू मेरे तो औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाला जो है ना दो ही है, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर है ना। गैस जो है ना पाइपलाइन देश को पश्चिमी और उत्तरी जो है ना औद्योगिक केंद्रों को जो है ना ये पाइपलाइन जोड़ती है। इससे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं, मशीनरी भी इससे चलती है, किससे, अपने प्राकृतिक गैस से। तो समझ सकते हो भंडारण आपको याद रखना कितना, 700 अरब घन मीटर है। उसके बाद से 84-85 में 723 करोड़ घन मीटर का उत्पादन हुआ था। उसके बाद से कब सर जी 2004-05 में कितना हुआ था, 3082 जो है ना इस तरह का उत्पादन जो है वो हुआ था। ओके मेरे भाई, अब आ जाता है विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं बाबू मेरे। तो विद्युत शक्ति तो ये तो आम बात है भाई, है ना, ये तो आम बात है, ये तो सब कुछ समझ सकते हो। तो इसमें आता है सबसे पहले जल विद्युत। अब वो प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोगों ने तो देख लिया। अब आता है सबसे पहले इसमें विद्युत शक्ति की बात आती है। तो जिसमें विद्युत शक्ति की अगर बात हो गई तो इसमें हम लोग विद्युत के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो विद्युत के बारे में बात करने वाले हैं। तो विद्युत शक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे, यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात कर लें अगर, ठीक है ना, विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति हमें किन किन क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है, तो एक तो हमें जल विद्युत प्राप्त होती है, यानी जल से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से हमें प्राप्त होता है ताप से, उसके बाद से परमाणु से, यानी ये माध्यम होते हैं। यानी जल विद्युत हमें प्राप्त होता है, ताप विद्युत प्राप्त होता है, उसके बाद से हमें परमाणु शक्ति के द्वारा हमें विद्युत जो है ना वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू यहाँ पर जल विद्युत शक्ति, ठीक ना। सबसे पहले बाबू इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, समझते चलिएगा चीज़ों को, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग समझते चलिएगा चीज़ों को, ओके। दिख रही है ना चीज़ें, चलिए दिख रही है। तो यहाँ पर सर सबसे पहले जल विद्युत की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या आ जाता है, तो इसमें सर जी मुख्य जल विद्युत जो है ना परियोजनाएं, कुछ परियोजनाओं के अंतर्गत जो है ना हम लोग जल विद्युत की प्राप्ति करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जल विद्युत की प्राप्ति हम लोग करते हैं इसमें। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले इसको प्राप्त करने से पहले अगर देखा जाए तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है कि कैसे प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ऊर्जा के स्रोत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो कैसे भाई ये जल विद्युत जो है ना वो प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ आपकी किताब में कुछ दिया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। करा कि सबसे पहले परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जा रहा है। प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है ना पवन चक्कियों द्वारा की जाती थी, किंतु 20वीं सदी में सीमेंट डायनेमो तथा पोलैंड सीमेंट द्वारा नदियों को बांधने की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत के विकास में तीव्रता बना दिया। यानी सीधी सी बात है भाई, बांध बनाकर हम लोग जल विद्युत की प्राप्ति हम लोग करना शुरू कर दिए थे। जल एक अक्षीय और एवं नवकरणीय संसाधन है, ये तो आप लोग जानते हो, सीधी सी बात है, और इससे प्रदूषण भी किसी प्रकार का नहीं होता है। अभी देखिए जरा ध्यान से, जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या क्या कुछ आवश्यक कारक जो है ना क्या क्या होने चाहिए। जल विद्युत उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक कारक जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें बाबू मेरे, तो सदावाहिनी नदियों में, यानी जो हमेशा बहती है, कुछ कारक है बाबू मेरे, है ना। ये कुछ प्राकृतिक दशाएं हैं कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आपका
कुछ प्राकृतिक दशाएं हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। सदावाहिनी यानी सदा बहने वाली नदियों में क्या होना चाहिए? प्रचुर जल राशि। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जल अगर नहीं रहेगा तो टरबाइन कैसे घूमेगा? जल में जब फोर्स ही नहीं रहेगा तो टरबाइन कैसे घूमेगा? फिर नहीं घूम पाएगा ना। तो और इसमें प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए, है ना, प्रचुर जल राशि होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। नदी मार्ग में क्या होना चाहिए? नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए। नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए ताकि क्या हो बाबू, क्या हो, पानी जो है ना तेजी गति से आए। ठीक है। उसके बाद से क्या होना चाहिए? जल का वेग तीव्र होना चाहिए। जल का तीव्र वेग होना चाहिए। ठीक है ना। उसका से देखा जाए सर जी तो यहाँ पर प्राकृतिक जल प्रपात का होना जो है ना, ये प्राकृतिक जल प्रपात तो है भाई, जो झरने वगैरह जो गिरते रहते हैं वहाँ पर भी टरबाइन वगैरह लग जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ दशाएं बाबू। उसके बाद से देखा जाए जो ये पर्वतीय एवं हिमालयी क्षेत्रों में हटा दीजिए। उसका कहा कि इसके उत्पादन में आर्थिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? ये तो अपनी भौतिक दशा है। ये क्या है बाबू मेरे? ये तो अपनी भौतिक दशा है। कौन? ये अपनी कौन सी दशा है? तो भौतिक दशा है। अब चलिए थोड़ा सा आर्थिक दशाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है? कह रहा कि सघन औद्योगिक, है ना, सघन औद्योगिक विकास, उसका से वाणिज्यिक विकास एवं आबाद क्षेत्रों जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, उसका कह रहा कि प्राविधिक ज्ञान एवं ऊर्जा के स्रोतों का अभाव प्रमुख है। यानी कहने का मतलब हम लोग ये उसी क्षेत्र में इसका ये लगता है जहाँ पर क्या होता है सर जी? औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर क्या होती है? आबादी सघन होती है, वहाँ पर वाणिज्यिक विकास होते हैं। ठीक है। बाजार होते हैं, वहाँ पर पर्याप्त पूंजी का निवेश हो। ठीक है ना। परिवहन का साधन हो बाबू मेरे। तो ये कुछ आर्थिक दशाएं होती हैं किसके? अपने ये जल विद्युत के कुछ आर्थिक दशाएं बाबू यहाँ पर होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम जो है ना जल विद्युत की स्थापना कब की गई थी? यानी जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना जो है वो कब की गई थी भारत में? तो ध्यान से सुनिएगा, हम भारत की ही बात कर रहे हैं। तो प्रथम जल विद्युत की स्थापना जो हुई थी बाबू, ये याद रखिएगा, 1997 ईस्वी में हुई थी, है ना। प्रथम जल विद्युत की स्थापना, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, संयंत्र की स्थापना। तो आप देखिएगा 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी बाबू? तो दार्जिलिंग में। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। है ना, दार्जिलिंग में। ठीक है, यहाँ पर हुई थी। उसके बाद से सर जी कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी के नदी पर प्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। अब 1930 तक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आदि राज्यों में कई विद्युत जो है ना वो स्थापित हो गए। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाने लगी। 1947 तक कितना? 508 मेगावाट जो है ना वो बिजली जो है ना यहाँ पर ये उत्पादन की जाने लगी। उसका कहा कि इसके बाद स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बहुत प्रयास किए गए और बहु उद्देशीय योजनाओं के तहत भी काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ और जल विद्युत की यहाँ से प्राप्ति हुई काफ़ी हद तक, और आगे बहुत विकास हुआ। और आप देख सकते हो चीज़ों को कि भाई मेरे यहाँ पर कितने हद तक जो है ना हमें बिजली की प्राप्ति आज हो रही है। पहले बिजली जो है ना क्या होती थी? पहले बिजली जो है वो आती थी, पहले बिजली जो है वो आती थी और आज बिजली जाती है। आती थी मतलब कभी एक महीना में एक आध दो बार आके, है ना, दिखा के चली गई। अब जो है ना अब हमेशा रहती है। अब बिजली जो है ना वो जाती है, कभी कभी जाती है, ठीक है ना, यानी रहती है कभी कभी चली जाती है। तो पहले बिजली आती थी, अब बिजली जाती है। तो हालांकि काफ़ी विकास हुआ। जो
कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं बाबू, तो इसको आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर भौतिक दशाएं जिसमें सदावाहिनी नदियां हैं प्रचुर मात्रा में, मतलब इस नदियों में प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए, नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए, जल का तीव्र वेग होना चाहिए, तभी तो हम लोग टरबाइन को घुमा पाएंगे। टरबाइन तो इसमें रहेगा ही, टरबाइन घूमेगा तभी तो हमें विद्युत की प्राप्ति होगी। उसके बाद में इसमें हमने देखा बाबू कुछ आर्थिक दशाएं थी जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, सघन औद्योगिक विकास होना चाहिए। उसके बाद से देखना चाहिए वाणिज्यिक विकास होना चाहिए। उसके बाद से देखा जाए सर जी आबाद क्षेत्र होना चाहिए, जैसे ठीक है, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, उसके बाद से प्राविधिकरण, ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोत के भी यहाँ पर अभाव प्रमुख है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ आर्थिक दशाओं के बारे में देखा। और सबसे पहले जो है ना जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी 1897 में, जो कहाँ है, दार्जिलिंग में है। कहाँ है बाबू मेरे, दार्जिलिंग में है। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब कुछ मुख्य परियोजनाएं जिसके तहत जो है ना ये विद्युत की प्राप्ति हमें हो रही है, जिसके तहत हमें विद्युत की प्राप्ति बाबू मेरे हो रही है। तो सबसे पहला परियोजना इसमें अगर देखा जाए तो वो आता है अपना भाखड़ा। क्या आता है यहाँ से, अपना भाखड़ा आता है। तो समझने की चीज़ है बाबू, समझिएगा इसको सब कोई मिलके समझिएगा बाबू। यहाँ पर इसमें आता है सबसे पहले बाबू भाखड़ा आता है। ओके चलिए, तो भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना सबसे पहले देखा जाए तो भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ओके मेरे भाई। सबसे पहले ये किस नदी पर है, तो ये नदी है बाबू किस नदी पर है, ये सतलज नदी पर है। नदी बाबू किस नदी पर है, ये तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखिएगा भाखड़ा बांध की ऊंचाई अगर देखा जाए तो बांध की इसकी ऊंचाई बाबू बताइएगा, बांध की इसकी ऊंचाई 225 मीटर, 225 मीटर जो है ना ये ऊंचा है। और ये भारत का सबसे बड़ा जो है ना, भारत का ये सबसे बड़ा परियोजना है, भारत का सबसे बड़ा परियोजना। भारत का सबसे बड़ा परियोजना कौन बाबू, भाखड़ा नंगल बांध, आप याद रखिए इसको। ठीक है, करा कि एक भाखड़ा में 2 गंगवाल और 1 कोटवाल में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट, यानी यहां से कितने मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है, तो यहां से प्राप्त होती है 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहां से 7 लाख किलोवाट विद्युत का यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है। और इसका क्षेत्र बाबू कहाँ कहाँ है, तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। इसका क्षेत्र बाबू कहाँ कहाँ है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और कहाँ है बाबू मेरे, दिल्ली है, राजस्थान है। यानी इतने जगह को यहाँ से बिजली प्राप्त होती है, दिल्ली है और कहाँ है, राजस्थान। ठीक है ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर भाखड़ा के बारे में देखा बाबू। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आपको मुख्य बात यही है कि आपको क्या क्या देखना, क्या क्या समझना चीज़ों को। तो इसमें आपको बस यही देखना भाई कि ये देश का सबसे बड़ा परियोजना है भाखड़ा नंगल बांध, और ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर। आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा इस बांध की आपकी ऊंचाई कितनी है, तो सबसे बड़ा है इसलिए इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है, सबसे बड़ा है बाबू मेरे, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर दे रखा है। तो इसलिए घबराना नहीं है, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। तो बांध की ऊंचाई कितनी हो गई, 225 मीटर की हो गई। कितनी की हो गई बाबू मेरे, 225 मीटर की हो गई। ओके, और भारत का सबसे बड़ा परियोजना है जो कहाँ कहाँ तक ये बिजली जो है ना कहाँ कहाँ तक देता है बाबू मेरे, ये बिजली कहाँ कहाँ तक देता है, तो बिजली बाबू ये काफ़ी है, यानी 7 लाख किलोवाट बिजली का ये उत्पादन करता है।
ये 7 लाख किलोवाट जो है ना ये बिजली का जो बाबू मेरे ये उत्पादन करता है। कितने? 7 लाख किलोवाट, है ना। ये 7 लाख किलोवाट यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरह लिख लीजिए नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। 7 लाख किलोवाट, 7 लाख किलोवाट बिजली का ये उत्पादन करता है, ठीक है ना। और ये काफ़ी क्षेत्रों को देता है। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र आपको बताया रखे भाई, यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है तथा जम्मू व कश्मीर है। इतने राज्यों में बाबू मेरे ये विस्तृत है और यहाँ तक ये विद्युत देता है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। उसके बाद से देखा जाए अगर दामोदर घाटी परियोजना, तो इस परियोजना ये परियोजना सबसे पहले कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है। किस नदी पर बाबू? तो दामोदर नदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना है ना बाबू, यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा, दामोदर घाटी परियोजना में बाबू क्या है कि यह परियोजना दामोदर नदी पर है। यह भयंकर बाढ़ से किसको किसको बचाता है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाता है। किसको बचाता है बाबू? ये तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाता है। उसके साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी से ये बांध बनाकर कितना यहाँ से, सबसे पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बचाता है बाढ़ से। बाढ़ से किसको बचाता है बाबू? तो ये बचाता है बाढ़ से अपने झारखंड को। किसको बचाता है? झारखंड को, झारखंड व किसको? पश्चिम बंगाल को। किसको बचाता है बाबू मेरे? तो ये झारखंड को बचाता है और किसको बचाता है? पश्चिम बंगाल को, ठीक है। झारखंड व पश्चिम बंगाल को, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो यहाँ से कितने मेगावाट जो है ना वो बिजली यहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ से 1300 मेगावाट जो है ना यहाँ से बिजली प्राप्त होता है, ठीक है। उसका देखा जाए इसका लाभ कौन कौन उठाता है? तो इसका लाभ जो है ना वो बिहार उठाता है। इस बिजली का लाभ बिहार उठाता है, झारखंड उठाता है, और कौन उठाता है बाबू मेरे? पश्चिम बंगाल उठाता है। किस परियोजना का लाभ सर जी? तो अपने दामोदर घाटी परियोजना का लाभ जो है ना कौन कौन से उठाते हैं भैया मेरे? तो यहाँ पर बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, अब इस परियोजना के तहत बाबू थोड़ा सा ताप विद्युत का भी यहाँ से उत्पादन होता है। ताप विद्युत के द्वारा भी इसमें उत्पादन होता है। किसमें? दामोदर घाटी परियोजना में। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा हो मेरे भाखड़ा नांगल बांध देखा, ये जो देश की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद हमने दामोदर घाटी परियोजना देखा जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ से बचाना, है ना। बाढ़ से बचाना किसको सर जी? तो बचाता है ये किसको बचाता है? झारखंड व पश्चिम बंगाल को बाढ़ के त्रासदी से, है ना, भयंकर बाढ़ से ये बचाता है। किसको? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। उसके बाद से ये जो है ना ये पंचेत पहाड़ी से बांध बनाकर यहाँ पर 1300 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, जिससे लाभान्वित राज्य जो है वो बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद से सर जी कोसी परियोजना है। उसके बाद से कौन परियोजना है बाबू मेरे? कोसी परियोजना है। तो कोसी परियोजना के बारे में तो आप सबको जानते हो, ये कोसी नदी पर है। ये कोसी नदी पर है। तो इसका भी मुख्य जो है ना उद्देश्य होता है बिहार को बाढ़ से बचाना, बिहार को बाढ़ से बचाना। इसे उसका यही मुख्य उद्देश्य था। और जरा ध्यान से सुनिएगा, करा कि उत्तर बिहार का अभिशाप इसको कहा जाता है, इस नदी को, है ना। नदी पर हनुमान नगर यानी नेपाल में बांध बनाकर ये बाबू कोसी नदी की बात करें अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे उसके बारे में, तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट हो जाएगा। ये चीज़ें तो समझने वाली चीज़ें बाबू, और आप समझिए इनको, ठीक है। अगर बाबू हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें अगर, तो कोसी की बात करें तो कोसी में बाबू क्या है? कोसी में क्या है? तो कोसी में अपना यही ना है कि कोसी नदी जो है ना ये बाढ़ के पीड़ित से बचाया गया, यानी कहने का मतलब बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए इस जो है ना परियोजना की शुरुआत हुई है। और इसको बिहार का आपको अभिशाप भी कहा जाता है कोसी को, ठीक है ना। और यहाँ से बांध बनाकर कितना हो? तो 20,000 किलोवाट। कितना बाबू मेरे? तो यहाँ से कोसी से आपको कितने विद्युत की प्राप्ति होती है? तो कोसी से बाबू आपको 20,000 मेगावाट, किलोवाट है। 20,000 किलोवाट की जो है ना यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है।
और ये विद्युत जो है ना कहाँ ये जाता है बाबू, तो बिहार और नेपाल, है ना। ये बिजली जो है बिहार और नेपाल को मिलती है। किसको मिलती है बाबू? ये बिजली बिहार और नेपाल को मिलती है, ठीक है ना। इस परियोजना के अंतर्गत बाबू ये बिहार और नेपाल को यहाँ से बिजली की प्राप्ति होती है। उसका से रिहंद परियोजना आता है। तो रिहंद परियोजना की बात करें बाबू तो सबसे पहले ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर है ना। ये सोन की सहायक नदी जो है ये रिहंद पर है, और इस पर सर जी यहाँ पर हालांकि भाखड़ा नांगल में तो ये 225 मीटर ऊंचा था, और ये जो है ना 934 मीटर जो है ना ये लंबा बांध बनाया गया, और यहाँ पर एक कृत्रिम झील का भी निर्माण हुआ है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर समझिएगा इन चीज़ों को। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रखना वो चीज़ें, कुछ बिंदु है जिसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये आपका रिहंद परियोजना जो है, रिहंद परियोजना ये किस नदी पर है बाबू? तो रिहंद परियोजना जो है वो आपके रिहंद नदी पर है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर, ठीक है ना, जो सोन की सहायक नदी है। इस पर कितना, ये इस नदी पर है अपना रिहंद परियोजना, ठीक है। इस पर कितना लंबा बांध बना है बाबू? तो 334 मीटर जो है ना लंबा बांध बना है, सॉरी 934 मीटर, सॉरी 334 कर रहा है, 934 मीटर जो है ना ये लंबा बांध बना है। यहाँ पर एक कृत्रिम झील का भी निर्माण होता है, एक, है ना। यहाँ पर एक कृत्रिम झील का भी निर्माण होता है, जिस झील को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे? गोविंद बल्लभ पंत सागर का, है ना। गोविंद, उस झील का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, है ना, पंत, आप याद रखिएगा, सागर। ये कृत्रिम झील है जो किस नदी, ये कहाँ बनता है सर? तो ये रिहंद नदी, है ना, रिहंद नदी पे बनता है। किस परियोजना के अंतर्गत? रिहंद परियोजना के अंतर्गत। ये गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। और कह रहा कि इसके अंतर्गत बाबू कितना जो है ना बिजली का उत्पादन होता है? तो इसके अंतर्गत 30 लाख किलोवाट, है ना, 30 लाख किलोवाट जो है ना बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। कितना किलोवाट बाबू? तो 30 लाख किलोवाट जो है ना यहाँ से बिजली का उत्पादन जो यहाँ से होता है, ठीक है ना, उसकी क्षमता है। और यहाँ के जो बिजली है ना वो कहाँ कहाँ जाता है? रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग में जाता है, चूर्क के सीमेंट उद्योग में जाता है, मध्य भारत के रेल मार्गों को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के द्वारा किए जाते हैं, नलकूपों के लिए किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसका उपयोग जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में होता है, ठीक है ना, इस विद्युत का ये उपयोग। उसके बाद बाबू हीराकुंड की बात कर लें तो हीराकुंड जो है ना वो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है बाबू मेरे? तो महानदी पर है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए हीराकुंड के बारे में, हीराकुंड के बारे में कुछ लिख लीजिए, हालांकि इस परियोजना के बारे में, ठीक है। तो हीराकुंड में देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, हीराकुंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं बाबू मेरे। यस, हीराकुंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर हीराकुंड परियोजना, कुछ तथ्य हैं जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिए चीजों को। कह कि सबसे पहले तो ये किस नदी पर है? सबसे पहले ये समझने वाली बात है बाबू मेरे कि ये किस नदी पर है। तो नदी कौन है बाबू मेरे? तो ये नदी है महानदी, ठीक है ना। और यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा बांध इस पे बना है, विश्व का सबसे लंबा बांध, लंबा बांध इस पे बना है, विश्व का सबसे लंबा बांध बना, जिसकी लंबाई सर जी जानते हैं आप कितना है? 4801 मीटर। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। यहां पर बिजली कितनी बनती है? तो 2.7 लाख किलोवाट, ठीक है। यहां पर इतने बिजली का जो है ना उत्पादन यहां पर होता है, ठीक है। और ये कहाँ जाता हो? तो उड़ीसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जाता है ना। ये उड़ीसा को ये जो है ना आपको बिजली इसकी प्राप्त होती है, किसका? हीराकुंड वाले क्षेत्र को। अब बात करते हैं सर चंबल घाटी। तो चंबल घाटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, ठीक है। ये राजस्थान में 3 बांध जो है ना, ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गिरोह की स्थापना कर यहाँ से 2 लाख
मेगावाट बिजली की प्राप्त होती है। अब यहाँ से सबसे पहले भाई चंबल ये घाटी परियोजना जो है, चंबल घाटी, ये बाबू किस नदी पर है? तो चंबल पर, सीधी सी बात है। ये किस नदी पे है? चंबल पे है। यहाँ से कितने जो है ना मेगावाट बिजली की प्राप्ति होती है बाबू? तो 2 लाख मेगावाट बिजली की प्राप्ति होती है, जो कहाँ जाता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। जो कहाँ था भाई? राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है ना इसका लाभ जो है वो मिलता है। ओके मेरे भाई, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका लाभ जो है ना मिलता है। किसका? ये चंबल घाटी परियोजना का, चंबल घाटी परियोजना का। ओके मेरे भाई, उसका से तुंगभद्रा जो है वो किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा पर है, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? कर्नाटक में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, जो किसके किसके सहयोग से ये बना है सर जी, निर्माण हुआ है इसका? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से जो है ना इसका निर्माण हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। इसका ये सिंचाई भी करता है, इसका उद्देश्य सिंचाई भी है और यहाँ से बिजली उत्पादन भी होता है। ओके मेरे भाई, एक और है आपका सारवती नदी परियोजना। ये कर्नाटक में पश्चिम घाट की शरावती नदी पर बना है। हाँ सॉरी, सारवती नदी पर जो है ना ये बना है। जोग प्रपात के पास ये 2160 मीटर लंबा एवं 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। इसकी क्षमता 13 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की है ना। इसकी विद्युत क्षमता जो है वो 13 लाख किलोवाट की जो है ना ये योजना बन रही है, हालांकि इसकी योजना बन रही है अभी 13 लाख किलोवाट जो है ना बिजली उत्पादन की यहाँ पर योजना जो है वो बन रही है। इससे लाभान्वित राज्य जो है किससे? सारवती नदी परियोजना से लाभान्वित जो है ना राज्य जो है वो कौन कौन से है? तो कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ठीक है, सारवती से। ओके मेरे भाई, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद से चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से बाबू आता है अपना ताप शक्ति वाला मामला। ठीक है ना, क्या आ जाता है? ताप शक्ति वाला। तो विद्युत के बारे में हमने देखा, तो विद्युत के बारे में हमने देखा भाखड़ा नंगल बांध, जो किस नदी पे है? सतलज पे है। ठीक है, इससे कितने ये मेगावाट जो है ना बिजली की उत्पादन होती है? किससे? भाखड़ा नंगल से। तो यहाँ से 7 लाख किलोवाट जो है ना बिजली के यहाँ से उत्पादन होती है। तो इससे कौन कौन से राज्य जो वो लाभान्वित होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध जो है ना इस पे बना है ना। इसमें विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है इसी पे बना है, भाखड़ा नंगल बांध पे। ठीक है ना, 225 मीटर ऊंचाई का है, जो 225 मीटर ऊंचाई का ये बांध है, जो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है। ओके, उसके बाद से आया बाबू दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी पर है, जिससे लाभान्वित राज्य बाबू बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका काम बाबू बाढ़ नियंत्रण करना था। जो किस राज्य को बाढ़ से बचाता था? तो ये झारखंड को और पश्चिम बंगाल को जो है ना बाढ़ से ये बचाने का काम जो ये करता है। यहाँ से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो होता है। उसका से कोसी परियोजना, तो कोसी के बारे में आप सबको जानते हो, बिहार का सो किससे कहा जाता है। ठीक है, ये परियोजना जो है किस पे है? तो कोसी नदी पर है। ठीक है, तो ये हनुमान नगर में यानी नेपाल की बात हो रही है, वहाँ पर बांध बनाकर यहाँ से 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जो नेपाल और शेष बिहार में जो है ना बिजली जो है ये बिजली की पूर्ति जो है वो होती है। हिंद परियोजना की बात करवाऊँ तो हिंद परियोजना को मैंने बताया था, रिहंद की बात हो रही है। तो ये जो है ना सोन की सहायक नदी जो है रिहंद, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 934 मीटर लंबा जो है ना वो बांध बनाया गया है। और इसके सहायता से एक कृत्रिम झील का भी निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है ना, और यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। कितने? तो 30 लाख किलोवाट बिजली का यहाँ से उत्पादन होता है, उसकी क्षमता है। और ये जो है ना ये बिजली जो है ना औद्योगिक क्षेत्रों में जाता है, जैसे रेणुकूट का एल्युमिनियम उद्योग, चूर्ण के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्ग, यानी अन्य कई जो है ना विद्युत क्षेत्र, ये औद्योगिक क्षेत्रों में इसका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है वो जाता है। उसके बाद से बाबू आता है हीराकुंड परियोजना। ये महानदी पर उड़ीसा में बना है और विश्व में सबसे लंबा बांध जो है ना इसी पर बना है, जिसका लंबाई लगभग देखा जाए अगर तो विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर जो है ना ये लंबा बांध जो है जो हीराकुंड परियोजना के तहत बना है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस पर कितना? तो 2.7 लाख जो है ना किलोवाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन जो है वो होता है। ठीक है, 2.7 लाख जो है ना
किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है यहाँ पर। और इससे बाबू कौन कौन से जो है ना कौन से जो है ना राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, तो इससे उड़ीसा की बात है। इसमें ना उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र जो है ना यहाँ से इस बिजली का जो है ना वो लाभ ले पाते हैं। उसके बाद से चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। उसी तरह से तुंगभद्रा परियोजना की बात है, तो तुंगभद्रा बाबू तुंगभद्रा नदी पर है जो कर्नाटक में है, ठीक ना। और सॉरी जो ये क्या बोलते हैं सहायक नदी और कर्नाटक में है। और सबसे बड़ी ये नदी घाटी परियोजना है, और इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है ना इससे लाभान्वित होते हैं। और इसके साथ साथ बड़े बड़े उद्योग भी क्या होते हैं, उसको ये बिजली आपूर्ति करता है, बिजली की आपूर्ति करता है, ठीक है। उसका सारवती नदी है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें सर जी 2160 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर यहाँ से बिजली जो है ना उत्पादन किया जाता है। और इसकी क्षमता जो है ना बढ़ाने की बारे में ये विचारा जा रहा है, जिसकी क्षमता कितना करना, 13 लाख किलोवाट जो है ना वो क्षमता करना है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो राज्य कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो ये कुछ अपना क्या है बाबू मेरे, ये कुछ अपना जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद से बाबू आता है यहाँ पर ताप की बात कर लेते हैं, है ना, ताप विद्युत की बात कर ले। तो ताप विद्युत में बाबू वही होता है जिसमें क्या होता है, स्टीम से क्या किया जाता है, बॉयलर को गर्म किया जाता है, मतलब ताप से बॉयलर को गर्म किया जाता है, और उसमें जो जल जो है वो स्टीम बनता है, और उससे क्या किया जाता है, टरबाइन को मूव कराया जाता है। सीधी सी बात है। और टरबाइन मूव करता है तो वहाँ से क्या होती है, हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से बाबू हम लोग बात करेंगे ताप शक्ति की बात कर, ठीक है। तो ताप के लिए इसमें क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन संयंत्रों को चलाने के लिए, तो इसमें इस्तेमाल होता है कोयला का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, इसमें इस्तेमाल होता है ताप संयंत्रों को चलाने के लिए, है ना। और उसमें इसका इस्तेमाल करके और ताप उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ताप उत्पन्न किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होता है कोयले का, ठीक है। और किसका इस्तेमाल होता है बाबू मेरे, पेट्रोलियम का, और किसका इस्तेमाल होता है, अपने प्राकृतिक गैस का, ठीक है। और चूंकि ये जीवाश्म ईंधन जो है ना ये समाप्य संसाधन है, ये आप सब कोई जानते हो और शुरू से जानते हैं भाई, और हम सब कोई जानता है, ठीक है। तो उसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर इससे ये जल के विद्युत के अपेक्षा अगर देखा जाए इसको, तो ये बाबू क्या करता है, ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। कौन, अपना जो है ये ताप विद्युत जो है ना संयंत्र, ये ज़्यादा जो है ना ये प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन जो है ना वो जलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से ये ज़्यादा क्या करता है, ये ज़्यादा उष्मा तो उत्पन्न करता ही है, साथ साथ लेकिन प्रदूषण भी करता है, ये ज़्यादा प्रदूषण जो है ये फैलाता है, ठीक है। तो ये प्रदूषण रहित बाबू मेरे ये नहीं है। तो देखा जाए तो 1997-98 में ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट हुआ। कब, 97-98 में ताप विद्युत का कितना था सर जी, 64,000 मेगावाट था, जो 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। 2004 तक बढ़कर ये कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 7,84,921 मेगावाट हो गया। बताइए 64,000 मेगावाट से 2004 तक आते आते ये कितना हो गया, तो ये हो गया 7,84,921 मेगावाट हो गया, जो 467 बिलियन यूनिट के बराबर है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगमन द्वारा जो है ना देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति जो है ना वो चलाया जाता है, उसी के द्वारा जो है ना ये उत्पादन कार्य चलता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी, ये एनटीपीसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये है बाबू अपना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है ना। इसके तहत जो है ना जितने तापगृह जो है ना वो चलाया जाता है, ओके मेरे भाई। उसके बाद से अगर बात करें तो परमाणु शक्ति की बात करें, तो इसमें क्या होता है, परमाणु विखंडन विधि द्वारा शक्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर उष्मा का निर्माण होता है, फिर से वही वाला काम होता है। इसमें भी बॉयलर को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, टरबाइन मूव कराया जाता है। डायरेक्ट परमाणु से बिजली बाबू नहीं मिलता है, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट गर्म करने से बिजली नहीं मिलता है, उससे डायरेक्टली हम लोग बॉयलर को ही गर्म करते हैं, उसमें स्टीम बनता है, स्टीम से टरबाइन को मूव कराया जाता है, फिर विद्युत हमें प्राप्त होती है। सीधी सी बात है। तो सबका एक ही फंडा है। विद्युत में, ये जल विद्युत में भी क्या होता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, फोर्स के थ्रू छोड़ा जाता है उसको, और वहाँ से छोड़ने के साथ क्या होता है, टरबाइन मूव करता है। टरबाइन मूव करने के दौरान क्या होता है बाबू, हमको वहाँ से विद्युत की प्राप्ति होती है। तो तीनों में बाबू टरबाइन को मूव कराना ही कराना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, परमाणु विखंडन से उष्मा बहुत काफ़ी मात्रा में निकलता है, उस उष्मा का इस्तेमाल होता है बॉयलर को गर्म करने में, और बॉयलर बाबू गर्म होता है, और बॉयलर जैसे ही गर्म होता है तो क्या होता है, वहाँ से वो उसके अंदर जो जल भरा होता है वो क्या होता है, स्टीम बनता है, और उस वाष्प को टरबाइन पे छोड़ा जाता है, टरबाइन मूव करता है, और वहाँ से विद्युत की प्राप्ति हमें होती है। तो इसमें कुछ जो आणविक खनिज है, यूरेनियम है, इल्मेनाइट आदि जो है ये प्रमुख खनिज है।
ये प्रमुख खनिज है बाबू मेरे, ठीक है ना। इसी के माध्यम से क्या होता है, इसी के माध्यम से बाबू मेरे क्या होता है, यहाँ से विद्युत की प्राप्ति जो है वो होती है, ठीक है। और उसमें वहीं केवल नहीं है, अपना इल्मेनाइट है, वेनेडियम है, एंटीमनी है, ग्रेफाइड है, यूरेनियम है, मोनाजाइट है आदि जो है ये आणविक खनिज कुछ है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में मेनाजाइट जो है केरल राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है, मेनाजाइट, है ना। तो इसको याद रखिएगा, मेनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो केरल राज्य में जो है ना ये प्रचुरता में पाया जाता है। मेनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता में ये पाया जाता है। पेज नंबर 117 आप याद रखिएगा, पेज नंबर 117 पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 117 पे आप देख सकते हैं, ओके मेरे भाई। उसके बाद से कह रहा कि इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में के तटीय क्षेत्रों में भी यह मिलता है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का एक कच्चा माल है जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इनमें पिच ब्लेड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम जो है वो पाया जाता है ना। तो पिच ब्लेड आप याद रखिएगा बाबू, यूरेनियम प्राप्त करने के लिए पिच ब्लेड जो है ना वो इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें कितना 50 से 80% तक जो है ना वो यूरेनियम इसमें मिलता है, ओके मेरे भाई। करेक्ट। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा में है ना। यूरेनियम कहाँ है बाबू, तो जादूगोड़ा में है, इसको आप याद रखिएगा। तो हम दो चीज़ें यहाँ पर लिखना चाहेंगे, सबसे पहले कि मेनाजाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, मोनाजाइट, है ना। मोनाजाइट बाबू कहाँ पाया जाएगा, मोनाजाइट, ठीक है ना। तो मोनाजाइट बाबू पाया जाता है केरल, ठीक है, केरल में प्रचुरता में है। उसके बाद बाबू यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आप याद रखिएगा कहाँ बाबू, जादूगोड़ा, जादू, ये जादू है बाबू, ठीक है, कहाँ, झारखंड, इस इलाके में प्रचुरता में ये मिलता है। यहाँ 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है। चलिए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जिक्र है कि यहाँ पर मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी इसके पर्याप्त भंडार मिलते हैं। हालांकि लेकिन विशाल भंडार आपको जादूगोड़ा में प्राप्त होता है, ओके मेरे भाई। क्योंकि इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी स्थित है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलिए उसके बाद से कोई इसमें नहीं है। अब क्या बेनेडियम, ये बेनेडियम जो है वो झारखंड तथा उड़ीसा में मिलता है। बेनेडियम कहाँ मिलता है, बेनेडियम बाबू मेरे, बेनेडियम ये कहाँ मिलता है वो, तो ये मिलेगा आपको झारखंड, एवं कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा। कहाँ मिलेगा, झारखंड और उड़ीसा में ये मिलता है, ओके मेरे भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर करा कि भारत में 1955 में ये प्रथम जो है ना आणविक रिएक्टर जो है ना वो बैठाया गया था, यानी उसकी स्थापना हुआ था। कहाँ, तो मुंबई के निकट तारापुर में। तो भारत में प्रथम जो है ना, भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर, ठीक है, आणविक रिएक्टर कहाँ बैठा गया था, तो मुंबई के निकट यानी तारापुर में, तारापुर में। ये भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर की स्थापना है ना, कब और कहाँ हुई थी बाबू, चलिए प्रश्न ही बना दिए, कब और कहाँ हुई, ठीक ना। इसको मैंने प्रश्न ही बना दिया, चलो हटाओ यार। ये 1955 में हुआ था। कहाँ हुआ था वो, तारापुर। कहाँ, ये मुंबई के निकट, है ना, मुंबई के निकट है बाबू मेरे। तो भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो तारापुर मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, तारापुर मुंबई में, ओके मेरे भाई। अब करा कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो उद्योग और कृषि के लिए बिजली प्रदान करना। अभी देश में कितने 6 परमाणु जो है ना विद्युत गृह है। कितने बाबू मेरे, 6 परमाणु विद्युत गृह है, ठीक है। अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये परमाणु विद्युत गृह है अभी तक 6। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, उसका नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है ना तारापुर, आप पेज नंबर 117 खोलिएगा, उसमें आपको मिलेगा। तारापुर जो है ना महाराष्ट्र में है। ये एशिया का सबसे बड़ा एवं भारत का पहला परमाणु ऊर्जा है ना गृह उत्पादन केंद्र है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ओके मेरे भाई।
तो सबसे पहले ये एशिया का सबसे बड़ा है तारापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसका ये पहला भी है और एशिया का सबसे बड़ा भी है। दूसरा बाबू आ जाता है राणा प्रताप सागर, जो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद से अगर बात करें तीसरा तो कलपक्कम में है, जो कहाँ है मेरे भाई, तमिलनाडु में। चौथे की बात करें तो नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है। पांचवें की बात करें तो ककरापारा जो गुजरात में है। छठे की बात करें कहेगा जो कर्नाटक में है। और साथ में अगर देखा जाए तो कुडनकुलम है ना, ये बाबू कुडनकुलम है जो कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है मेरे भाई। कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। करा कि यह विद्युत निर्माण जो है ना रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरियम बंदरगाह के निकट अभी चल रहा है, ये है ना, ये अभी चल रहा है, ये निर्माणाधीन है अभी, है ना। तो सातवां अभी चल रहा है ये कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ये अभी निर्माणाधीन है, ये अभी चल रहा है। लेकिन 6 जो है ना ये कार्यरत है। 6 परमाणु गृह जो है वो क्या है, कार्यरत है, अभी ये काम कर रहा है। ओके मेरे भाई, बात क्लियर, कोई कष्ट नहीं है। तो इसके बारे में आप बारी बारी से यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा कि तारापुर परमाणु गृह जो है ना वो कितना मेगावाट बिजली देता है। तो इसकी क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है, ठीक है। उसका से बाबू राणा प्रताप का 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर 235 मेगावाट की नई इकाइयाँ जो है ना उसकी शुरुआत हुई है। कलपक्कम की बात करें बाबू तो 335 मेगावाट की रिएक्टर है, 2 रिएक्टर है, ठीक है। एक 1993 और एक 1983 और एक 1985 में ये काम करना शुरू की थी। नरौरा उत्तर प्रदेश में बाबू इसकी क्षमता 235 मेगावाट है। उसका से यहाँ पर देखा जाए काकरा में ये 1992 में विद्युत का यहाँ से उत्पादन जो है ना ये प्रारंभ हुआ था। ये समुद्र के किनारे है। कैगा जो है ना ये कर्नाटक राज्य में जागवार जिले में ये स्थित है कैगा, है ना। इसके थोड़ा सा कम पैमाने पर होंगे, इसलिए इसका डाटा जो है यहाँ पर नहीं दिया गया। ओके मेरे भाई, तो ये कुछ परमाणु गृह आपके सामने जहाँ से हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। इसमें भी क्या होता है, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु को तोड़ता है, वहाँ से उष्मा निकलता है, उससे क्या होता है सीधे सीधे वही होता है, बॉयलर को गर्म किया जाता है और कुछ नहीं होता है। ओके मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पर कुछ गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। और हालांकि इसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हमने इसको पहले भी पढ़ा रखा और बताया भी है, ठीक है। करा कि सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत में आ जाता है, पवन ऊर्जा आ जाता है, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा आ जाता है, भूतापीय ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा आ जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, इसके बारे में आप लोग स्वयं पढ़िएगा। ओके मेरे भाई, इसके बारे में आप लोग स्वयं पढ़िएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आपका चैप्टर यहाँ से हम इंड करते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर जो यहाँ से इंड होता है। गैर पारंपरिक के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, तो इसीलिए आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवीजन हो जाएगा। तो आपका यहाँ से चैप्टर इंड होता है और इकाई 1 जो है वो खत्म हो जाता है। इकाई 1 में 5 चैप्टर थे और आपका यहाँ से इकाई 1 जो है वो कंप्लीट अब मेरे होता है। तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हम लोग रोक दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग फिर कभी करेंगे, ठीक है ना। एक साथ सभी चैप्टर को हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।